महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक विपक्ष के नेता बैकफुट पर हैं। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी से पंगा लेने वाले उद्धव ठाकरे फिर से सियासी जमीन मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं शरद पवार भी सब कुछ गंवा चुके हैं। तो वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए बेचैन है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पोल खुलती जा रही है और अब उनके लिए सत्ता में वापसी करना काफी मुश्किल हो सकता है। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी तिलमिला गई है। अब एक बार फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में टूट हो सकती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपनी पार्टी के सांसदों को बचाने में लगे हुए हैं। हार के बाद से ही उद्धव की पार्टी के नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं, जिससे संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अब बीजेपी अपने दम पर केंद्र में भी बहुमत हासिल करने जा रही है। इसके अलावा ये भी बताएंगे आपको कि कैसे वीडियो सबूत से अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। महाराष्ट्र में हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे और उनके खास संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से मेलजोल बढ़ाएं, लेकिन बीजेपी उद्धव ठाकरे और उनके बड़बोले सांसद संजय राउत को भाव ही नहीं दे रही। यही वजह है कि तो बीजेपी से चिढ़े हुए हैं। दर्शकों, किसी भी राज्य में एक अपराध होना भी निंदनीय है, लेकिन अगर हो जाता है तो देखना ये चाहिए कि उस अपराध के खिलाफ कानून कार्यवाही कितनी तेज और निष्पक्ष हुई है। दर्शकों, महाराष्ट्र के मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है। सिनेमा के काफी लोग यहाँ रहते हैं और बुलंदी के साथ दुश्मन भी बराबर के होते हैं। ये बात शायद संजय राउत, उद्धव ठाकरे और सामना की संपादकीय टीम को समझ ही नहीं आता। महाराष्ट्र में कुछ भी हुआ जाकर बस मुख्यमंत्री को घेर लो। दोस्तों, समझने की जरूरत यह है कि शिवसेना यूबीटी विपक्ष होने के कारण नहीं घेर रही है, बल्कि उसकी आलोचना कुंठा से ग्रसित हो रही है। समझने की जरूरत यह भी है कि सैफ पर हुए हमले पर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से खड़ा हुआ है, लेकिन सामना को तो सिर्फ बुराई से ही मतलब है। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद उद्धव सेना कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस पर सैफ अली खान पर हुए हमले और कानून व्यवस्था की राज्य में स्थिति को लेकर हमला बोला। लेकिन अब उद्धव ठाकरे सीएम थे, तब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत को लेकर जांच की मांग हो रही थी, तब उद्धव ठाकरे आनाकानी कर रहे थे। लेकिन अब सैफ अली खान को लेकर उद्धव ठाकरे सेना छाती पीट रही है। उद्धव सेना ने सब इसीलिए किया है क्योंकि सैफ अली खान मुसलमान हैं और उद्धव सेना आवाज नहीं उठाएगी तो मुस्लिम वोट उनसे नाराज हो जाएगा। मुखपत्र सामना में उद्धव सेना द्वारा कहा गया है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर खान बांद्रा की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग में रहते हैं, फिर भी एक व्यक्ति अभिनेता के घर में घुस जाता है, उन पर हमला कर भाग जाता है। इसका मतलब यह है कि हमलावर सैफ और उनके परिवार से अनजान नहीं था। तो क्या सैफ अली खान पर हुए हमले को कानून व्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए? इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। दर्शकों, सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने वाला उसका पूरा नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। उसके पास भारत का नागरिक होने का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। वो बार बार हिंदू नाम लेकर पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब इस मामले पर उद्धव सेना कुछ खास नहीं बोलेगी, क्योंकि अगर आरोपी हिंदू होता तो विपक्ष के लोग छाती पीटने लगते। वहीं सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को मुंबई पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लेने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया भी दी है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम और वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने मांग की है कि सरकार मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। वहीं बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया भी सैफ अली खान के हमलावर के अवैध बांग्लादेशी होने के बाद हमलावर हो गए हैं। सोमैया ने सैफ अली खान पर हमला करने वाले एक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए को आड़े हाथों लिया। वो थाने में रह रहा था। वो एक अवैध तरीके से भारत में घुसा था। सोमैया ने ऐलान किया है कि ठाणे के उस कैंप का दौरा करेंगे जहां पर यह हमलावर मोहम्मद शहजाद रह रहा था। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पर विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था को निशाने पर लिए जाने पर कहा था कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले का पूरा सच बाहर आएगा। उन्होंने कहा था कि एक घटना से कोई भी शहर असुरक्षित नहीं हो जाता। दर्शकों, जब अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई होती है तब यही विपक्ष छाती पीटने लगता है।
दर्शकों, विपक्ष जहां तक सोच भी नहीं पाता, उससे पहले ही बीजेपी पूरी कहानी लिख देती है। बीजेपी अब मिशन 272 की तरफ बढ़ चुकी है। पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति ऐसी है कि वो विपक्ष के सोचने से पहले ही विपक्ष को आउट कर देते हैं। बीजेपी की खास चीज यही है कि वो किसी पर वैशाखी बनने ही नहीं देती। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि पीएम मोदी ने जिस तरह से अपनी रणनीति बनाई है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि बीजेपी पूरी तरह बहुमत के साथ होगी, क्योंकि हर नेता चाहता है कि वो राष्ट्र की सेवा करे, जो बीजेपी के साथ ही मुमकिन है और जल्द ही देखने को भी मिल सकता है। खबरों के मुताबिक विपक्ष के सांसद बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार बैठे हैं और अब ऑपरेशन लोटस की गूंज सुनाई दे सकती है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपनी पार्टी के सांसदों को बचाने में लगे हुए हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे कई बार सीएम फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं संजय राउत ने भी आरएसएस की तारीफ की। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है। दरअसल खबर यह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के कई सांसद और विधायक बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में अब अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। उद्धव ठाकरे और पवार को भनक लग गई है कि ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अब ये दोनों नेता बीजेपी को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद अपने साथ आने के लिए तैयार हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये भी जानते हैं कि अगर उनमें से कोई भी एक नेता बीजेपी से मिल गया तो दूसरे का सियासी भविष्य खत्म हो जाएगा। ऐसे में अब दोनों बीजेपी से मेलजोल बढ़ा रहे हैं। लेकिन राजनीति के अंदर खाने इन दिनों नानी फैक्टर और ऑपरेशन 272 की चर्चा जोरों पर है। नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। बीजेपी के 240 सांसदों वाली मोदी की अल्पमत सरकार चंद्रबाबू नायडू के 16 और नीतीश कुमार के 12 सांसदों के दम पर टिकी है। इन दोनों पर निर्भरता कम करने और इन दोनों को नियंत्रण में रखने के लिए बीजेपी द्वारा ऑपरेशन 272 की चर्चा चल रही है, जिनमें शरद पवार के 8 और उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों पर बीजेपी की कड़ी नजर है। बीजेपी का गेम प्लान अपने खेमे में 272 सांसद जुटाने का है। पहले यह टारगेट 207 का था, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद लक्ष्य बढ़ाकर 272 किया गया है। कोशिश ये भी की जा रही है कि या तो सभी एक साथ या फिर 2/3 से ज्यादा एक साथ टूटें, ताकि दल बदल कानून के फंदे से बचा जा सके। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे और पवार के सांसद टूटकर बीजेपी के पास आ गए तो बीजेपी को ठाकरे और शरद पवार को साथ रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीजेपी द्वारा ऑपरेशन 272 की चर्चा चल रही है, जिसकी भनक लगने के बाद शरद पवार के खासम खास समझे जाने वाले एनसीपी एसपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने हाल ही में आरोप लगाया था कि शरद पवार गुट के सांसदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जितेंद्र आव्हाड ने यह आरोप लगाया था कि एनसीपी अजीत गुट के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे शरद पवार को सांसदों को फोन कर रहे हैं। आव्हाड ने यह भी कहा था कि सुनील तटकरे हमारे सांसदों से कह रहे हैं, बाप बेटी को छोड़ो, उन्हें एक तरफ करो और तुम हमारे साथ आ जाओ। वहीं अब शरद पवार की पार्टी के नेता भागने भी लगे हैं। शरद पवार गुट की पार्टी के विधायक सतीश चौहान ने अजीत पवार की एनसीपी का दामन थाम लिया है। वहीं विपक्ष और राहुल गांधी द्वारा लगातार पीएम मोदी पर हमला किए जाने के बावजूद शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक प्रमुख मराठी साहित्यिक समारोह का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण ने शरद पवार की राजनीतिक रणनीति के बारे में अटकलों को जन्म दे दिया है। इसके साथ ही शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी का थैंक्स भी कहा है। वहीं आदित्य ठाकरे द्वारा लगातार सीएम फडणवीस से मिलने के बाद एक सवाल के जवाब में आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि अच्छे कामों और जनता के हितों के कामों में हम सत्ता पक्ष का साथ देंगे। जनता के कामों के लिए साथ आना जरूरी है। मतलब अब उद्धव और सीनियर पवार समझ गए हैं कि बीजेपी से पंगा लेने तो पार्टी में न सांसद बचेंगे और न ही विधायक, इसीलिए वो खुद ही बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद ही बीजेपी के साथ आ जाए तो बीजेपी उद्धव ठाकरे और शरद पवार को अपने साथ क्यों लेगी? आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली आप के सांसद स्वाति मालीवाल ने वीडियो सबूत के साथ अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है। स्वाति मालीवाल ने जो दिखाया है उसके बाद अरविंद केजरीवाल और आप के नेताओं के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम दिल्ली को लंदन और पेरिस बना देंगे, लेकिन लंदन और पेरिस तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दिल्ली ही नहीं रहने दिया, कचरे का ढेर बनाकर रख दिया है।
अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली वालों मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा भाई हूं, बेटा हूं, मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस की तरह चमका दूंगा। लेकिन आज दिल्ली में किसी भी कोने में चले जाओ, बांस मारती गली ही है। दर्शकों, लगता है कि अरविंद केजरीवाल खुद इंडिया गेट वाली दिल्ली में रहते हैं, तो उनको शायद बाकी दिल्ली का दर्द समझ ही नहीं आता है। दर्शकों, आप जब दिल्ली आते हैं तो देखते हैं कि दिल्ली में सिर्फ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। लोग परेशान हैं और बदहाल हैं। वो किसी भी हालत में इस स्थिति में नहीं रह रहे हैं कि वो साफ और बदबू रहित सांस भी ले ले। ना दिल्ली में पानी है और ना ही साफ हवा और ना ही सफाई। क्या ऐसा ही है लंदन और पेरिस? अगर अरविंद केजरीवाल ऐसे ही लंदन और पेरिस की कल्पना करते हैं तो हमें नहीं चाहिए ऐसे अरविंद केजरीवाल वाले लंदन और पेरिस। हमें तो पुरानी दिल्ली ही लौटा दो। अब एक बार फिर आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल की वाट लगाने के लिए तैयार है आपकी ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। दरअसल दिल्ली में होने वाले चुनाव के बीच स्वाति मालीवाल लगातार वीडियो जारी कर आपकी पोल खोल रही है। उन्होंने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि दिल्ली की ऐसी हालत देख दिल बहुत दुखता है। क्या कसूर है उन लोगों का जिनको ये नर्क जैसी जिंदगी भोगनी पड़ रही है? सड़क, नाली, सीवर, साफ पानी, हवा जैसे मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अपनी रंगीन दुनिया में शहंशाह को ये लंदन, पेरिस नजर आता है। शीश महल की दीवारें बहुत ऊंची है, वहां से आम जनता का दर्द नहीं दिखता है। वहीं एक दूसरे वीडियो को शेयर कर स्वाति मालीवाल ने लिखा है कि यह है अरविंद केजरीवाल जी का लंदन, पेरिस। यहाँ लोग नर्क से बुरी जिंदगी जी रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, जहरीली गैस और कूड़े में जिंदगी गुजार रहे हैं। हर तरफ कूड़ा, खुले सीवर, टूटी सड़कें, गंदा पानी। अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार बोला था कि ये कूड़े के पहाड़ मैं खत्म करूंगा। जितने रुपए में महाराजा अरविंद केजरीवाल जी ने अपना महल बनवाया, उतने में इन सब परिवारों की जिंदगी सुधर जाती। दर्शकों, स्वाति मालीवाल लगातार जनता के बीच जाकर केजरीवाल एंड कंपनी की असलियत बाहर ला रही है कि अरविंद केजरीवाल और आपके नेता दिल्ली को लेकर जो वादे करते थे उसमें कितनी सच्चाई है। इससे पहले भी स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल की असलियत को सबके सामने रखा है और बताया है कि आखिर कैसे एक आदमी ने अपने निजी हित और फायदे के लिए देश की राजधानी को कचरा घर में तब्दील करके रख दिया है। कैसे एक आदमी ने देश की राजधानी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। कैसे एक आदमी ने पूरे देश की राजधानी को लज्जित होने पर मजबूर कर दिया है। कैसे एक आदमी ने सिर्फ अपने निजी हित के लिए देश की राजधानी के लोगों को गुर्बत में छोड़कर मौज उड़ाने लग गया है। सवाल है कि दिल्ली वालों को इस हाल में छोड़कर अरविंद केजरीवाल कैसे अपने परिवार के साथ शीश महल में रह रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें